आज वेक्टर्स का लेक्चर 3 है और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जाता है वहाँ तक हम लोग देख लिया था। अब आज सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एडिशन के तरह ही है, बस यहाँ माइनस प्लस वहाँ था, यहाँ माइनस है। सब्सट्रैक्शन में बस एक ही फर्क होता है, लेकिन ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये थीटा वहाँ जो a प्लस बी में था, a और b के बीच का एंगल था, लेकिन यहाँ जो थीटा है वो a और माइनस b के बीच का एंगल है। यहाँ जो थीटा है, यहाँ ये a है, ये b। इसको अगर थोड़ा साफ करके लिखें, स्पेस इतना कम है, थोड़ा सा साफ करें, इसी में बनाते हैं। तो a और माइनस बी, तो b इधर है। हम लोग ने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि a माइनस बी, अगर किसी वेक्टर में माइनस लगाया जाता है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर अपोजिट हो जाता है। तो b का अगर उधर डायरेक्शन है तो माइनस बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर b हो जाएगा। थीटा ये है, a और माइनस बी के बीच का एंगल होता है इस फॉर्मूला में थीटा। जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो एंगल थीटा होता है वो a और माइनस बी के बीच का एंगल होता है, न कि a और b के बीच का एंगल होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। चलिए, और माइनस बी अपोजिट हो जाता है b के, क्योंकि वहाँ पे एक निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, इसलिए डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आता है इसका। ये tan फाई एंगल, जिससे कोई इसे रिजल्टेंट यहाँ r लिखा है, r रिजल्टेंट जो a और b का जो रिजल्टेंट निकला था पिछले लेक्चर में हमने देखा था, रिजल्टेंट जो a और b के बीच से निकला था रिजल्टेंट, वो वेक्टर a से कितना एंगल बनाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू b cos c अपॉन a माइनस b cos c। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद देखते हैं इसका कोई शॉर्टकट याद करने का। tan फाई इज इक्वल टू, जैसे tan हम लोग लिखेंगे, tan किसके साथ, a के साथ एंगल हम लोग मान लो a के साथ पूछा कि जो रिजल्टेंट निकला वो a के साथ कितना एंगल निकला, मान लीजिए a के साथ वो थीटा एंगल बनाया, तो tan थीटा क्या होगा। a के साथ एंगल पूछ रहा है तो हम b को ऊपर लिखेंगे, b साइन a और b के बीच का एंगल c माने हैं, तो c अपॉन a और b के बीच का एंगल देख रहे हैं, c माने हैं, अपॉन a जिसके साथ एंगल पूछ रहा है वो माइनस b cos थीटा, b cos थीटा। होप ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला, लेकिन याद करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या माने हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या माने हैं, रिजल्टेंट और वेक्टर a के बीच का एंगल को थीटा माने हैं। कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर a से थीटा एंगल बना रहा है, तो वो थीटा एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू b, वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको नीचे लिखेंगे और दूसरे वेक्टर को ऊपर लिखेंगे। जिसके साथ एंगल पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे a माइनस बी कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला भी होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसी तरह का बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो साइन इस रखने में याद रहेगा कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर आता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट नीचे रहता है, बस a माइनस कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में, a से माइनस। एक कौन वेक्टर है जिससे एंगल पूछा जा रहा है। जैसे अगर इसी में एंगल b के साथ पूछा जाता, चलिए इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कि ये फार्मूला थोड़ा और अच्छे से याद हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा फार्मूला है तो थोड़ा टाइम देना इस पर बनता है। तो अगर b के साथ वही एंगल पूछता, कि कहता है कि हमें रिजल्टेंट b के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम अगर मान लेते उस एंगल को लिखते tan फाई। अगर मान लिया b के साथ अगर फाई एंगल बना रहा है तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखें, b के साथ पूछ रहा है तो b के साथ पूछने वाला तो उसको क्या लिखेंगे, a को ऊपर लिखेंगे, a साइन, और a और b के बीच का एंगल c है, c अपॉन b के साथ पूछ रहा है इसलिए b को माइनस कर देंगे, b माइनस a कॉस c। वहाँ पर लिखा नहीं रहा, अब देख लेना, a कॉस c वहाँ पर होगा। तो जिसके साथ एंगल निकालने के लिए पूछा जा रहा है उसको नीचे लिख के माइनस करेंगे, और दूसरे वाले वेक्टर को ऊपर नीचे उसको एंगल के साथ लिखेंगे, ऊपर साइन नीचे कॉस के, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन बाई कॉस, तो साइन वाला कंपोनेंट ऊपर रहेगा, कॉस वाला नीचे रहेगा। होप ये याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। एडिशन में प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर प्लस 2ab कॉस थीटा था, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था मैक्सिमम कब आता है, मिनिमम कब आता है। मैक्सिमम a प्लस बी आता है, किस पे आता है, 0 डिग्री पे आता था। और 0 डिग्री का मैंने अर्थ भी बताया था कि 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर्स को कहते हैं। पैरेलल वेक्टर जिसका और दोनों का सर एक डायरेक्शन में होना चाहिए, 0 डिग्री होता है। उस केस में a प्लस बी आता है मैक्सिमम। यहाँ पे जो -2ab है, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू अगर -1 डालेंगे तब यहाँ पे +2ab बनेगा। समझ रहे हैं यहाँ पे अगर कॉस, क्योंकि माइनस से सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में तो माइनस आता है, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू अगर -1 डालेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब ना ये हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2ab। कॉस का वैल्यू हम -1 डाल दिए, तो कॉस -1 कब आता है, पाई पे आता है। पाई यानी 180 डिग्री पे। यानी सब्सट्रैक्शन में मैक्सिमम a प्लस बी ही होगा, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। एडिशन में मैक्सिमम 0 डिग्री पे आ रहा था, लेकिन सब्सट्रैक्शन में मैक्सिमम 180 डिग्री पे आ रहा है। और अर्थ आपको पता चल रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो कॉस को -1 होना होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए आर मैक्स इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। a प्लस बी ही होगा आर मैक्स, लेकिन सब्सट्रैक्शन में एंगल चेंज होके 180 डिग्री हो गया है, और एडिशन में एंगल चेंज होके 0 डिग्री हो जाता है। बस फर्क इतना ही है। मिनिमम वेक्टर भी मॉड ऑफ a माइनस बी होगा इसमें। सब्सट्रैक्शन में 0 डिग्री पे मिनिमम आता है, क्योंकि अगर कॉस 0 डाल देंगे तो कॉस 0 इज इक्वल टू +1 होता है, तो इसका हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इंटू +1, तो माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी का फॉर्मूला हो बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंदर में रूट के अंदर बन जाएगा, फिर a माइनस बी बन जाएगा। तो यानी मिनिमम वैल्यू भी मॉड ऑफ a माइनस बी है, लेकिन एंगल चेंज हो गया। एडिशन में एंगल 180 डिग्री पे आ रहा था मॉड ऑफ a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री पे आ रहा है a माइनस बी। 180 डिग्री का अर्थ क्या था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दोनों का सर अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, और इसको कहते हैं पाई। 180 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है। और 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर, दोनों का सर एक डायरेक्शन में। दोनों दिखता है कि समान है, लेकिन सर का डायरेक्शन का बस आगे पीछे। सर अगर दोनों सेम साइड यानी 0 डिग्री है दोनों के बीच में, अगर दोनों का सर अपोजिट डायरेक्शन में यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में अगर सर रहता है तो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। कभी कभी एंगल ना देके लिखते का कि वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो आपको उसी समय एज्यूम कर लेना है कि ए और बी के बीच का एंगल 180 डिग्री है, बिना बोले याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी याद हो गया, फर्क पता चल गया कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर कॉस -1 डालें, इसलिए +1 हो गया। तो कॉस -1 कब पे आता है, 180 डिग्री पे आता है, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम 180 डिग्री पे आता है, और एडिशन में मैक्सिमम 0 डिग्री पे आ रहा था। यहाँ पे वहाँ पे एडिशन पे मिनिमम 180 डिग्री पे आता है, सब्सट्रैक्शन में मिनिमम 0 डिग्री पे आ रहा है, बस उल्टा है। रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन वेक्टर ए एंड माइनस। वहाँ पे एडिशन में हम लोग देखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच से जा रहा था। ए वेक्टर था, जैसे कोई बी वेक्टर था, रिजल्टेंट इसे बीच से जा रहा था। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर अभी स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में ही देखे थे कि रिजल्टेंट वेक्टर ए और -b के बीच से जाएगा। जैसे ए यहाँ है, वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी, वेक्टर ए यहाँ, वेक्टर बी यहाँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए और -b के बीच से जाएगा। इधर -b हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि ए -b होता है ना, कि जैसे रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, और प्लस लिमिट कुछ नहीं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर माइनस बी। ये याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर ए और -b के बीच से जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये बस फार्मूला रिवाइज करने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है मॉड। ए माइनस बी का मॉड क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ले, जगह खत्म हो गया, फार्मूला ये होता है। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, मिटाते हैं। हमारे पास, आप वीडियो पॉज करके आप
ज़रूर खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इसको वीडियो ऑन करें। इसको मिटा दो। तो क्या था, तो उस दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, बी स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, बचेगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। आपका ये आप चेक किए होंगे, कैलकुलेशन चेक कर लें। ये जो है इधर जाएगा 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल 0 कब होता है, cos 0 कब हो जाता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तभी cos का वैल्यू cos 0 आता है। cos 1 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है। cos -1 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ठीक है, cos 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फार्मूला का एप्लीकेशन। अब ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना है, और इसको याद करने का एकदम सस्ता ट्रिक आपको दे रहे हैं। cos 37 3/5 cos sin 37 3/5 cos 37 4/5 tan 37 3/5। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, लेकिन इसको आज एक सस्ता ट्रिक से इसको आज खत्म ही कर देते हैं। देखिए ये 37 एक राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी 37 40 50 याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा याद रखिए, ये दिमाग में रहेगा 37 डिग्री है। मैथ्स के स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आएगा। ये 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री के अपोजिट स्मॉलर एंगल है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये 4 ये 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा देखेंगे तो 5√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 5 आएगा, तो ये 5 होगा। 3 ये 90 डिग्री है, तो 37 डिग्री है, तो 37 के डिग्री 7 में 3 लिख दीजिए, नीचे 4 इधर 5। तो साइन 37 कितना होगा, 3/5। साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5। cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5 है यहाँ पर। tan 37 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। समझ में आया होगा। अब बस यहाँ पे अगर एंगल चेंज करके लिखते हैं 53 डिग्री का, अगर यहाँ पे एंगल चेंज करके लिख दिए 53 डिग्री, तो 53 37 से बड़ा है, तो 53 अगर 37 से बड़ा है तो 53 के सामने यहाँ पे 53 के सामने आप यहाँ पे 4 लिखते हैं और इधर 3 लिखते हैं। 4 3 यहाँ चेंज करने से उससे क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 3 5 ही रहेगा, ई तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5। कॉस 53 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस 3/5। tan 53 डिग्री 4/3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आया तो है, नहीं आया तो रट लीजिए। ठीक है, खूब समझ में आया होगा, क्योंकि ये बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। 53 डिग्री है तो इधर 4 आएगा, 37 डिग्री है तो इधर 3 आएगा। ठीक है, चलिए एडिशन ऑफ मॉडल। अब अभी तो 2 वेक्टर तक अभी हम एडिशन कर रहे थे, अब ज़्यादा 2 से ज़्यादा वेक्टर रहेगा तो क्या करेंगे। पॉली वेक्टर्स के लिए कुछ होता है, एक ट्रिक होता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, इसमें क्या होता है कि जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी है, तो सम ऑफ वेक्टर्स represent the sides of a polygon are in same order is equal to the those vector which are in opposite order। ऑर्डर का हम पिछले क्लास में बहुत चर्चा किए थे, बहुत स्ट्रेस देके बोले थे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर वर्ड। जैसे वेक्टर ए इस डायरेक्शन में क्या, वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में क्या, वेक्टर सी, तो वेक्टर डी को भी इसी डायरेक्शन में आना था, तो इसको लिखते वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। ये ऐसे होता है। इसको ऐसे, अगर सारे वेक्टर एक ऑर्डर में लिखे हैं, सबका डायरेक्शन लग रहा है कि जैसे एक साइक्लिक ऑर्डर में ही, जैसे इधर तिर गया इधर तिर गया इधर तिर गया, साइक्लिक ऑर्डर में ही ऐसे बनाया हुआ है, तो उस केस में ये इक्वेशन आप सबसे पहले यही लिखते हैं। वेक्टर ए से लिखा रहेगा, वेक्टर ए बी सी डी आर इन सेम ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में ऐसे मिला कि या फिर वेक्टर ए बी सी डी आर इन साइक्लिक ऑर्डर, तो ये इक्वेशन आप सबसे पहले लिख लें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। उसके बाद ही ये काम करें। ये क्वेश्चन लिखने के बाद अब आगे सोचते हैं अब क्या करेंगे, उसके बाद आगे न्यूमेरिकल में सोचेंगे अच्छा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, अब तो ये बात हुई कि साइक्लिक ऑर्डर में दिया रहेगा तब, साइक्लिक ऑर्डर में दिया रहेगा तब। अब देखते हैं कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं दिया हुआ हो तब क्या करेंगे। अगर इस स्लाइड पे देखें तो ये थोड़ा बिगड़ गया,
इधर वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर, वेक्टर सी, और वेक्टर डी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस इज इक्वल टू जो साइड अपोजिट है वो डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ए और बी और प्लस सी का जो सम होगा वो डी वेक्टर के बराबर होगा, जो कि इसके ऑर्डर के अपोजिट है। अगर सेम ऑर्डर में अगर डी रहता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन लिखते। अगर लेकिन डी बस एक अकलौता उसके ऑर्डर में अपोजिट है तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। अगर ए और बी सेम ऑर्डर और डी और सी अगर अपोजिट ऑर्डर में होते तो लिखते ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। समझ में हो सकता फील आ रहा होगा। अगर आप कहे तो एक नया स्लाइड पे आपको हम बता देते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल खींच लो, ऐसे करके रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर खींचो। जैसे वेक्टर एक इधर हो गया, वेक्टर इधर हो गया, वेक्टर इधर हो गया। तो वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर इसी साइक्लिक ऑर्डर में ये भी आता डी वेक्टर भी, तो हम इसको इक्वेशन क्या लिखते, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये लिखते। लेकिन अगर ये जो डी वेक्टर का जो साइन है, ये जो डी वेक्टर का साइन है वो इसके अपोजिट हो जाए तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हमारा बन जाएगा, इक्वेशन में हमारा बन जाएगा, जल्दी से मिटो यार, थोड़ा रबर का साइज बड़ा कर लो, जल्दी जल्दी मिटेगा। यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो अपोजिट ऑर्डर में है उसको इक्वल टू के बाद लिखेंगे। उसमें अपोजिट ऑर्डर में कोई नहीं था इसलिए इक्वल टू के बाद 0 लिखें। यहाँ अपोजिट ऑर्डर में डी है इसलिए इक्वल टू के बाद डी लिखेंगे। अब मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन में सी भी अपोजिट ऑर्डर में ले आ जाए, देखो सी को भी कहा कि सी को भी अपोजिट ऑर्डर में, हम सी का भी ऑर्डर ए और बी के अपोजिट, सी को भी इक्वल टू के बाद लिखेंगे। इसको मिटा दो, सी को, इसको हटा दो, इक्वल टू इधर लगा दो, इसके बीच में प्लस लगा दो, यानी ए और बी इज इक्वल टू सी प्लस। तो इसको आपको इक्वेशन जैसी क्वेश्चन में पढ़े ये क्वेश्चन लिख के बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में हिंट देगा दिस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन इक्वेशन आपको लिख कर देगा। ये क्वेश्चन आपको कभी लिख कर नहीं देगा, आपको सीधा बताएगा कि ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर एंड सी एंड डी आर इन अपोजिट ऑर्डर। उसके बाद भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये जैसे ये लिखा आप ये क्वेश्चन लिख के बैठ जाइए। या फिर पूछेगा कि सीधे बोले ए बी सी डी आर इन साइक्लिक ऑर्डर, तो आप सीधे लिख के बैठ जाइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, पहले लिख के बैठ जाइए, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। या फिर पूछेगा कि ए बी सी आर इन सेम ऑर्डर एंड डी आर इन अपोजिट ऑर्डर, जैसे ही फर्स्ट लाइन पर अच्छा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, ये लिख के बैठ जाइए। अब आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, पता नहीं कौन सा स्लाइड चला गया। ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। आइए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट अगर हमको निकालना हो तो अगर जिसके साथ थीटा बना रहा है तो उसको लिखते हैं एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए ऐसे है, इसके साथ थीटा बना रहा है तो ये कंपोनेंट का वाई कंपोनेंट हो जाएगा इस वक्त ए कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ कॉस लिखते हैं, और जिसके साथ थीटा ने इसके साथ, इसमें एक्स के साथ थीटा बनाना है तो इसलिए एक्स कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या, ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा। अगर वहाँ पे अगर वाई के साथ थीटा बनाना था तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाता है। जिसके साथ थीटा बनाएगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट, यानी ए का इधर कॉस थीटा, इसका इधर वाई के कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा और एक्स का कंपोनेंट अलॉन्ग कंपोनेंट ए साइन थीटा। इस केस में एक्स के साथ थीटा बनाना है तो इसके इधर एक्स ए कॉस थीटा और वाई के साथ ए साइन थीटा, ठीक है। सस्ता था। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए के लिए एक मॉड ऑफ वेक्टर, मान लीजिए यहाँ पर एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो गया, ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट है ए साइन थीटा। तो तुमको यहाँ देखते चमक गया होगा कि ये जो कॉस थीटा है, यानी ए के एक्स कंपोनेंट इसका ए कॉस थीटा, यानी एक्स के साथ ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। ये देखते चमक गया कि एक्स के साथ ये वेक्टर ए जो है एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है।
तो हमको अगर आपको तुमको ये दे देगा कि एक कंपोनेंट वेक्टर लिख के दे देगा कि एक का एक्स कंपोनेंट ये है फलना है और एक का वाई कंपोनेंट चिलना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ये निकालो। तो ये क्या होता है, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट्स इट। यानी ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, कुछ नहीं। ठीक है, ये कैसे आया अगर जानना है तो रुकिए बता देते हैं, क्या कोई याद करने में आसानी हो जाए कि ऐसे क्यों आया कि सर इसमें 2ab cos थीटा वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा। क्योंकि वेक्टर सम का तो सम ऑफ वेक्टर्स में तो 2ab cos थीटा भी आता है ना। सम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वेक्टर ए को तुम कैसे लिख दो, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का कंपोनेंट किए हैं तो ए का एक्स कंपोनेंट प्लस ए का वाई कंपोनेंट, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इधर, एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ए वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, एक का एक्स कंपोनेंट प्लस एक का वाई कंपोनेंट, वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सुने होंगे। और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस के जगह आप 90 डिग्री डालिएगा तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पर्टिकुलर टर्म जीरो हो जाएगा, इसलिए बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। बी की जगह ए वाई डालेंगे, ए की जगह, इसलिए ये जीरो हो जाता है क्योंकि कॉस ए एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए जीरो। इसलिए एक्स ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का। अभी भी अगर आपको एक्स कंपोनेंट दे दे, वाई कंपोनेंट दे दे और मॉड ऑफ वेक्टर निकालना हो तो सीधे निकालेंगे कि रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। अब ये क्वेश्चन एक है और इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन है आपके लिए। A car moving due east with velocity 10 meter per second, then it takes a turn, moves 30 degree east of north, keeps moving with same speed, find the change in velocity। अच्छा सवाल है ये कि एक 10 मीटर ईस्ट की तरफ, इधर ईस्ट होता है, पता होगा फर्स्ट लेक्चर में बताया था यार, 10 मीटर पर सेकेंड, इधर मीटर पर सेकेंड, और देन इट टेक्स अ टर्न एंड मूव्स 30 डिग्री। अब ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब कर रहा है कि टर्न ले लिया, ये कार इधर जा रहा है, तब कर रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब नॉर्थ इधर होता है, हमको पता है नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ का अर्थ क्या हुआ कि ये अगर यहाँ पे जहाँ पे है तो यहाँ पे जहाँ पे आपको टर्न, अरे यार राइटिंग का तो मेरा, तो जहाँ पे अगर आपको बोले कि टर्न लिया, जैसे मान लिया बोला कि पहले जा रहा है ईस्ट, अब ले लिया टर्न 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अब टर्न ले लिया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये तो मीट ही नहीं रहा यार, जल्दी जल्दी मीटो और यहाँ पे आ जाओ, पेन इधर गया। तो जिस डायरेक्शन आप वहीं पे एक आप ऐसे वेक्टर बना लेंगे और कहा कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ ऑफ लगा है, तो नॉर्थ के साथ लगा तो नॉर्थ ऊपर वाला को बोलते हैं, तो नॉर्थ के साथ यानी 30 डिग्री बनाएगा, यानी इधर गया है और ये इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है नॉर्थ के साथ। तो आपको क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज देन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियली वी इनिशियल तुम्हारे पास क्या है 10, इधर ईस्ट की तरफ, इसको हम एक्स डायरेक्शन बोल लेते हैं, 10 आई कैप। फाइनली मुड़ के क्या हो गया, फाइनली मुड़ के ये इधर नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ चला गया, तो इधर विदाउट विथ सेम स्पीड, यानी इधर भी स्पीड सेम ही है 10 है, लेकिन अपना डायरेक्शन बदल लिया है, स्पीड सेम ही है 10 से ही जा रहा है। तो 10 का वाई कंपोनेंट कितना होगा 10 कॉस 30 डिग्री, इसका वाई कंपोनेंट 30 डिग्री, ये नॉर्थ के साथ बनाना है तो 30 डिग्री, और वाई को हम वाई मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन को एक्स मान लिए हैं। वी आई 10 आई कैप हो जाएगा, वी फाइनल कितना होगा 10 कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, यानी 5√3 जे कैप हो जाएगा। और एक्स के साथ कितना बनाएगा, इसको नेक्स्ट अच्छे से पेज पे, न्यू पेज पे आपको समझाते हैं। इधर एक्स के साथ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले। इधर 10 मीटर, जहाँ से आपको टर्न बोले कि यहाँ से टर्न लिया है, तो बस वहाँ पे ऐसे आप खींचिए, लाइन खींच दीजिए, और 30 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला था, नॉर्थ इधर होता है
अच्छा नॉर्थ के साथ 30 डिग्री, नॉर्थ क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है, क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ें तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ के बाद नॉर्थ यानी ऑफ नॉर्थ के साथ ये एंगल बना रहा है, यानी नॉर्थ के साथ ही ये 30 डिग्री बना रहा है। और स्पीड चेंज नहीं हुआ, पहले भी स्पीड 10 था, फाइनल भी स्पीड 10 है। तो इनिशियली वी इनिशियल हमको लिखना होगा तो वी इनिशियल हम 10 लिखेंगे, वी फाइनल लिखना होगा इसको 10 आई कैप, इधर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ आई कैप डायरेक्शन ले हैं एक्स। तो अब फाइनली क्या होगा कि अब इसके साथ इसके कंपोनेंट अगर वाई की डायरेक्शन कितना होगा 10 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 5√3 जे कैप, नॉर्थ को होगा जे कैप उधर पर, और इसका इधर कितना होगा 10 साइन 30 डिग्री, 10 साइन 30 डिग्री। तो 10 साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी 5 आई कैप फाइनल वेक्टर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, आपसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, फाइनल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल हमारे पास क्या है 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप माइनस इनिशियल कितना है 10 आई कैप, 5 माइनस 10 कितना होगा -5 आई कैप प्लस उसमें तो जे है नहीं 5√3 जे कैप। ठीक है, फाइनल वेक्टर हमका आ गया चेंज इन वेक्टर। अब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालता, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी क्या है कि √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल कर दिखा देते हैं। √x कंपोनेंट का स्क्वायर कितना था 5 था, 5 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, 5√3 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 कितना होगा 25, 25 के 75 प्लस 25 100 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी भी आपको का मैग्नीट्यूड 10 आ गया। यानी आपको यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से आपको जितने पीछे थ्योरी पढ़े थे कि ये कंपोनेंट वेक्टर कैसे लेते हैं, एक्स कंपोनेंट ये होगा वाई कंपोनेंट ये हो गया, वो यहाँ पर समझिए कि आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट पूरा जो पिछला पढ़े थे सब रिवीजन इस क्वेश्चन से हो गया कि 10 मीटर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ के साथ, नॉर्थ ऑफ के बाद नॉर्थ लिखा है इसलिए नॉर्थ के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट था, तो ईस्ट को हम आई कैप मान एक एक्स डायरेक्शन में है ईस्ट 10 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया नॉर्थ के साथ अगर 30 डिग्री बना रहा था तो नॉर्थ के साथ कॉस लिखेंगे तो 10 का कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 10√3/2 5√3 जे कैप, और एक्स के साथ कितना होगा 10 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो 10 1/2 5 आई कैप। आपको क्या है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वी फाइनल माइनस वी से 5 माइनस, उसके बाद हमको मान लीजिए ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर होता है -5 का स्क्वायर भी 25 ही होगा, 5 का स्क्वायर भी 25 होता था, माइनस इसको अगर -5 का स्क्वायर लिखते तो -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता, 5√3 5 का स्क्वायर 25 से 75 100, चेंज भी आपको 10 आया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया क्योंकि पिछले सारे कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में मिक्सचर था, तो पिछला अगर सारा क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नहीं अगर समझ में तो पिछले वीडियो को जरूर फिर से देखें। एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसको थोड़ा रोटेट करके आप देख लीजिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।